ओके बच्चों, तो सबसे पहले एक टर्म आती है इस चैप्टर में जिसका नाम है करंट। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टर्म इज कॉल्ड करंट। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है ना। करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत। तो सिंपल होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर इन नोन एज करंट। मतलब जब भी कोई चार्ज कैरियर या जनरली हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वो मूव करेगा तो हमें क्या मिलेगा, करंट। यानी कि सपोज अगर ये एक मेटल का एक पीस है या इस पेन को ही समझ लो, ठीक है ना। हर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। ये सबसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। क्या कि भाई अभी बहुत डिटेलिंग में जाएंगे इसके, ठीक है ना। सबसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल, प्लस वाला भी मूव कर सकता है, लेकिन जनरली मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो आपको क्या मिलेगा, करंट, सबसे पहली चीज। ओके। अब मान लो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो तो किसी वजह से तो करे हो, इसलिए कि यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। यानी कि हर काम के लिए एक वजह होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बिना वजह तो मूव करेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बिना वजह तो मूव करेंगे नहीं, उन्हें मूव कराना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ना, वो दो वजह से हो सकता है। एक हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन, एक होता है बाय अप्लाइड वोल्टेज, या हम इसको ईएमएफ भी कह दो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इनको हम दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं और देखना, जैसे मैं डिटेलिंग करूंगा आपको क्लियरिटी समझ आएगी। मान लो ये एक मेटालिक कोई पीस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मेरे बहुत एक्सेस में है और यहां इलेक्ट्रॉन थोड़े कम है, ठीक है ना। तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। तो अब होगा क्या, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। अब आप पूछोगे सर क्यों, अब वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस, और ये माइनस माइनस आपस में क्या करेंगे बच्चों, रिपल्शन। माइनस माइनस आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से इस तरफ आएंगे। चाहे कैसे भी आए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट। और इस तरह के करंट को नाम दे दिया डिफ्यूजन करंट। क्या नाम दे दिया। आप सब में से कोई साइंस स्ट्रीम लेगा या उसका फ्यूचर एम है साइंस से कुछ करना, ठीक है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कुछ भी बनना, तो उसको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना। हालांकि इसका फाउंडेशन क्लास 10th में ही होता है। क्लास 10th में मतलब देखो, एनसीईआरटी में यहां से चल रहा है ये वाला सेक्शन, लेकिन ओरिजिनेट ये दो होते हैं। तो जो बच्चा बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, चाहे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जो लाखों रुपए ले रहे हैं, उन्हें ये दोनों पढ़ाए जाते हैं। जो आईआईटी फाउंडेशन ऐसे कोर्स लगाते हैं उन्हें ये दोनों पढ़ाए जाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस मेटालिक पीस में इलेक्ट्रॉन एक समान हो। मैंने क्या करा, एक सेल लगा दिया, ठीक है। ये बड़ी लाइन प्लस को शो करती है और छोटी लाइन माइनस को। अब ये प्लस की वजह से ये वाला एंड प्लस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनस है, और आपने पढ़ा है प्लस और माइनस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन। ये सारे इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा तो इसमें भी क्या बन जाएगा, करंट। इसमें भी क्या बन जाएगा, करंट। लेकिन इस करंट को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो याद रखना, ऐसा करंट जो कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन की वजह से बने, डिफ्यूजन करंट, और ऐसा करंट जो वोल्टेज की वजह से या बैटरी के वजह से या सेल की वजह से मूव करे, उसे डिफ्यूजन करंट। अब बहुत जरूरी है हमें सीखना डायरेक्शन ऑफ करंट।
कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो लिख लेना कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो कर रहे होंगे बच्चों, करंट उससे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ये कन्वेंशनल का मतलब है ऐसा मान लिया गया। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, ए फॉर एप्पल ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर जिसने बनाया होता और ए फॉर एप्पल ऐसे बनाया होता तो आज ऐसे ही पढ़ रहे होते आप। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, ये जिसने सिंबल दे दिया, ठीक है ना। तो जिन्होंने ये सारी साइंस दी होगी शुरुआत में, उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि ऐसा होता है। तो अगर इसमें देखा जाए, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा था तो करंट किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। अगर इसी को मैं थोड़ा सा क्रॉस करूं, देखना ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आता है और 10th में बहुत आता है। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे गया होगा, सॉरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिख रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में आता हुआ दिख रहा है। तो कई लोग ये पढ़ा रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम प्लस टू माइनस, करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो उन्होंने कहां से बताया ये प्लस टू माइनस होती है, वो लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया। इज दैट क्लियर? चलो अब आपके पास आता है, सबसे पहले एक चीज मैं समझाता हूं। एक बैटरी होता है, एक सेल होता है। मान लो आप किसी पेंसिल सेल की बात कर लो जो घड़ियों में डलता है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल सेल जो होता है, ठीक है ना। अब अगर ये अकेला है, इसमें एक एंड प्लस होगा एक एंड माइनस होगा, तो ये सेल। अगर मैं क्या करूं, ऐसे बहुत सारे सेल को बैक टू बैक अरेंज कर दूं, मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो उन्हें कहते हैं सेल। मतलब बैटरी का सिंबल इस तरीके से, सॉरी, सेल का सिंबल इस तरीके से और बैटरी का सिंबल इस तरीके से, मतलब इसमें दो सेल है। सेल मतलब इंडिविजुअल यूनिट और बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसका डेफिनेशन भी यही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब मैं आपको एक बहुत डीप बात बताता हूं जो एनसीईआरटी लेवल पे नहीं बताई जाती है, लेकिन जरूरी है आपके लिए। अगर मान लो मैंने सेल लिया, ये 6 वोल्ट का है, ऐसे मैंने 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा 18 वोल्ट। एम आई राइट? आप कहोगे हाँ सर बहुत सही है। अब मैं इसे पूछूं आपसे, तो अब जिसको कंसेप्ट नहीं पता वो भी कहेगा 18 वोल्ट, जो कि गलत है। अब सुनना लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, इसके पीछे का साइंस आपको पता चलेगा 12th क्लास में। अभी लॉजिक ये है कि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। जब अपोजिट टर्मिनल ऐड होते हैं ना आपस में, तो वोल्टेज हमेशा ऐड होती है। जब सेम टर्मिनल ऐड होते हैं तो वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होती है, वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये हो गया 0, तो सिर्फ कौन बचा, 6 वोल्ट बचा। तो इसका नेट वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट। ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम में या 10th के ओलंपियाड में या फिर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। चलो अब बात आती है जो बेसिक फॉर्मूले हैं। मैं ये लेक्चर जो बना रहा हूँ ये क्लास 10th को फोकस में रख के बता रहा हूँ, और ये उसके बहुत फ़ायदे में आएगा जिसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और उसका एनसीईआरटी सिलेबस में है। जैसे कि एक एग्ज़ाम होता है केवीएस पीआरटी, एक होता है केवीएस टीजीटी साइंस, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी 10th वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहला फॉर्मूला जो आता है वो आता है V बराबर W/Q। V होता है वोल्टेज जिसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, W होता है वर्क जिसको कहते हैं जूल, मतलब यूनिट जूल होती है, ये होता है कोलम्ब,
जिसकी यूनिट होती है, जिसको लिखते हैं सी से, मतलब सॉरी इसे कहते हैं चार्ज, जिसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं ये बताने की भी कोशिश करता हूँ। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को आपने बैटरी लगाया, सेल लगाया, मूव कराया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन मूव करा, सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। जिसने मेरे सारे लेक्चर अटेंड करे उसे बहुत समझ आएगा कि मैं चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, किस खूबसूरती से कनेक्ट कर रहा हूँ। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये बैटरी या सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। और मैंने साइंस में बताया था लास्ट फिजिक्स सेक्शन में, क्लास 9th में, कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस चार्ज पार्टिकल को आपको यहां से कहीं पे भी ले जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम को निकालने का फॉर्मूला ये है। यहां से आप कर सकते हो W बराबर V इंटू क्यू। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो पता है, अच्छे से पढ़ो। मैं आपको मैथ और साइंस, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है और मैं चाहता हूं वो काम आए आपके, ठीक है ना। ओके, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। Q मतलब चार्ज, अभी पढ़ चुके हो। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस फॉर्मूले को आपको है तो ये 10th क्लास का फॉर्मूला, 10th क्लास में इसके न्यूमेरिकल भी है और पेपर में भी बहुत आया है। इसका नाम 12th क्लास में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, और जो लाखों रुपए वाले कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, वहां पे इसका नाम बताया जाता है, और इसका नाम होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी 10th क्लास के फॉर्मेट में, मैं तो 12th और उसके बाद बीएससी और बहुत लेवल तक पढ़ाता हूँ फिजिक्स, तो मुझे तो ये बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। लेकिन 10th क्लास के बच्चे के लिए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो कर रहा है, केवीएस पीआरटी स्पेशली बात करूं, या केवीएस टीजीटी साइंस, उसके लिए इसका नाम बहुत है। सॉरी, केवीएस टीजीटी साइंस के लिए नहीं, केवीएस पीआरटी के लिए और क्लास 10th एनसीईआरटी के लिए इसका नाम बहुत है, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। ओके, अब सुनना होता क्या है। अब मान लो एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स will combine together to form 1 कूलम ऑफ चार्ज। वो कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, देखो, कूलम चार्ज, मैनी मतलब नंबर। अब आपको सोचना है ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें Q और N है, तो आप कहोगे Q इक्वल टू एन ई। अब जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं वो क्लास 10th के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल है, तो एक मिनट। ओके, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, और सभी के लिए। N इक्वल टू क्यू बाई क्यू है 1, E है 1.6 10⁻⁻19। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसे ऊपर भेजते हैं, +19। अब देखो दिमाग लगाना, ये कुछ इसी तरीके से है कि इसके पास 10⁻19 है, मतलब 19 जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो को ले लूंगा और 18 कर दूंगा। इसका डेसिमल के 100, इसे डिवाइड करूंगा, 6.25 आएगा लगभग आंसर, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और बहुत यूजफुल है। अब ना हम लोग क्या करते थे अपने टाइम पे कंपटीशन के स्टाइल में, कि 1 कूलम के इतने इलेक्ट्रॉन है। अब पेपर में 1 की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2.5 आ सकता है, 4.5 आ सकता है, बस मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे डायरेक्ट। तो ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है और आपको इसको समझना है, याद करना है, या जो भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू आई टी। Q है चार्ज, यूनिट पता है कूलम, I है करंट, यूनिट पता है एम्पियर, T है टाइम। मैं बार बार कह चुका हूं कि इंडिया में चलता है MKS, मीटर किलोग्राम
सेकंड, मेरी हर बात अगर ध्यान से दोगे पढ़ाई में तो आपको बहुत फायदा होगा, आज नहीं कल, ठीक है ना। अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लो ये एक बल्ब है। अच्छा, बल्ब से याद आया, एक वर्ड आता है फिलामेंट। अगर बल्ब में आपको पहले जो बल्ब होते थे हेलोजन बल्ब या जो पहले के बल्ब होते थे, उसमें जो वायर का टुकड़ा होता था ना ऐसे करके, उसे कहते थे फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब जनरली यही होता है, एक ऐसा पीस ऑफ वायर जो जले और ग्लो करे, ठीक है ना। हीटर देखा होगा जिसमें ऐसे करके स्प्रिंग सी लगी होती है, ठीक है ना, और वो जलता है, उस वायर को भी हम फिलामेंट कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मानो ये बल्ब है और आपने यहाँ से सेल लगाया या बैटरी लगाई, कुछ लगाया और बल्ब को जलाया, यानी कि देखो हुआ क्या, इस प्लस ने यहाँ प्लस क्रिएट किया, इस माइनस ने यहाँ माइनस, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो करंट इसके अपोजिट जाएगा। करंट कुछ नहीं है, याद रखना, करंट कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हमने करंट डिफाइन कर रखा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और जब वो गतिज ऊर्जा किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होगी, और वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लाइट एनर्जी की फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा, अगर मैं इस तार को ना कनेक्ट करता तो क्या बल्ब जलता? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होना जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन बार बार वापस उस पर पहुँचना जरूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर उस पर नहीं पहुंचेगा बार बार तो एक समय आएगा सारे इलेक्ट्रॉन खत्म और सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यानी कि हमने क्या समझा कि क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बंद रास्ता है ना, यहां से शुरू होकर यहाँ, अब ये मत कहना कि सर बीच में यहाँ गैप है, ये सिंबल है, क्या है? सिंबल। सिंबल से ये मत समझना उसमें गैप होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्लोज्ड पाथ समझे, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूँ जो हमारे चैप्टर में काम आएंगे, और अगर अब मैं इसकी जो क्लास 2 कराऊंगा उसमें अगर आपको सारे टर्मिनोलॉजी पता होंगे, इफ़ यू नो ऑल द टर्म्स इन क्लास 2 ऑफ दैट चैप्टर, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा और आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ पाओगे, ठीक है ना। चलो, पहला आता है स्विच। स्विच तो आपको पता, आपके घर में ऑन ऑफ करते हो, तो यहाँ स्विच को हम इस तरीके से दिखाएंगे। अब इसे दो तरीके से दिखा सकते हैं, देखो समझना। ये स्विच नीचे गिरा दिया तो यहाँ आ गया, और ये स्विच ऊपर उठा हुआ है जैसे ये है, ठीक है ना। इसे देखा जाए तो हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड स्विच। क्या कहते हैं? क्योंकि इसने सर्किट को क्लोज कर दिया। जैसे कि मान लो इस तरीके से, ये बल्ब था, ये बैटरी थी, ऐसे था, अब मैंने इसे नीचे गिरा दिया तो यहाँ आ गया, तो सर्किट को क्लोज कर दिया, और इसे कहते हैं ओपन स्विच, क्योंकि ये सर्किट को ओपन कर देगा। बस इसी वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्लोज स्विच का मतलब होता है ऑन और ओपन स्विच का मतलब होता है ऑफ। ये बहुत कंफ्यूजन क्लियर करता था जब हम छोटे थे, क्योंकि हमें समझ आता था क्लोज स्विच मतलब स्विच बंद कर दो, ओपन स्विच मतलब स्विच खोल दो, लेकिन ऐसा नहीं है, समझे ना। क्यों हुआ? क्योंकि जब ये ऊपर होगा तो ये सर्किट टूटा हुआ होगा, है तो ओपन स्विच, लेकिन उस केस में बल्ब नहीं जलेगा, इसी तरीके से जब ये नीचे होगा तो है तो क्लोज स्विच, लेकिन अब सर्किट पूरा हो गया, उस केस में बल्ब जलेगा। इस पे कंपटीशन में एमसीक्यू बहुत बनते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी एक चीज होती है वोल्ट मीटर। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज। अब एक बात याद रखना, वोल्टेज सेम होती है किसमें? पैरेलल में।
चैप्टर में आगे जाके मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है ना, याद रखना। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता होगा? पैरेलली। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है लाइक दिस, ये बल्ब है, ठीक है ना, और वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया, तो आप कहोगे डायग्राम गलत है। क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज नापनी है तो वोल्ट मीटर कैसे लगेगा? बल्ब के पैरेलल लगेगा, या जहां पे भी वोल्ट मीटर लगाना है आपको सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे लगाना पड़ेगा? पैरेलल। एक होता है एमीटर, नाम से समझ आ रहा है, टू मेजर करंट, और करंट सेम होता है सीरीज में। इसे तो मैं अभी समझा देता हूं कैसे। मान लो ये एक बल्ब है आपका और इसके आगे एक लगा हुआ है फैन, ये दोनों सीरीज में है। तो अब जो करंट यहां आएगा वही करंट होते हुए इसमें से जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं, इसीलिए करंट सीरीज में सेम रहता है। ये कुछ कुछ इसी तरीके से है कि आपकी गली में पानी का पाइप है, पहले आपका कनेक्शन है फिर इसका कनेक्शन है, तो अगर आपको पानी साफ मिलेगा तो इनको भी पानी साफ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी एक ही है, ठीक है। अब सुनना, तो ओके, तो एमीटर कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। और अगर वही करंट नापना हो तो एमीटर को कैसे लगाओगे आप? सीरीज में। इस बात को ध्यान रखना। 2 टर्म और होती है बस, उसके बाद इस चैप्टर को हम ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है रेसिस्टर, और एक मान लो रेसिस्टिविटी। सबसे पहले रेसिस्टेंस बताते हैं। मान लो ये एक पीस ऑफ वायर या मेटल का लिया, आपको मैंने बताया कि भाई यहाँ वोल्टेज लगाओगे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और आपको क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। ये हमने बताया ना। ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊंगा आप लोगों को उतना आप ज़्यादा सीखोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो डिपेंड करेगा बच्चे पे भी। तो हर एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। प्रॉपर्टी टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हर एलिमेंट के पास होती है प्रॉपर्टी, कोई ज़्यादा अपोज करता है कोई कम अपोज करता है, लेकिन वो होती है रेसिस्टेंस। तो सिंपल सा है। अब यहाँ से मैं 2 कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जिनका रेसिस्टेंस हाई होगा, जिनका रेसिस्टेंस हाई होगा उनमें करंट लो होगा, और जिनका रेसिस्टेंस लो होगा उसमें करंट हाई होगा। बहुत आसान है ना। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, सीबीएसई का जो एमसीक्यू पेपर है उसमें भी आते हैं, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम आता है उसमें भी आते हैं, और ओलंपियाड में तो आते आते हैं, और केवीएस पीआरटी में बहुत बार आ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद एक और चीज़ समझते हैं। अब ये रसिस्टर क्या होता है भाई? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक होता है टेररिज्म, ठीक है ना, एक होता है टेररिज्म और एक होता है टेररिस्ट। तो टेररिज्म एक फिनोमिना है जिसे कौन परफॉर्म करता है? टेररिस्ट। मैं ये सिखा नहीं रहा, ये वर्ड हटा दूंगा यार, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रसिस्टर क्या होता है? रसिस्टर वो एलिमेंट है, मतलब ये तार का टुकड़ा या ये मेटल का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, ये प्रॉपर्टी हो गई रेसिस्टेंस। लेकिन इस एलिमेंट को कहा जाएगा रसिस्टर, ठीक है ना, समझ आया। तो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है और उस एलिमेंट को कहा जाएगा रेसिस्टर। मतलब इस पेन का जो निप दिख रहा है मेटल वाला, इस निप को मैं लगाऊंगा बैटरी से तो ये निप भी कुछ अपोज करेगी और वो प्रॉपर्टी हो जाएगी रेसिस्टेंस, और इस निप को कहा जाएगा रेसिस्टर, ठीक है ना। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। और रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, और ये इसका सिंबल है, ठीक है ना। अब आता है रेसिस्टिविटी। भाई इससे ज़्यादा तो कॉम्प्लेक्स टर्म होती नहीं है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना,
इसको मैं अलग पेज में समझाता हूँ। और अगर आपने रसिस्टिविटी समझ लिया, अगर आपने रसिस्टिविटी समझ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली समझ आएगी चीज़ें। इसको ध्यान से देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं मटेरियल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट की रेसिस्टिविटी अलग होती है और वो एलिमेंट पे डिपेंड करती है। मतलब आयरन की अगर रेसिस्टिविटी का सिंबल ऐसा रो, ई को थोड़ा खींच दो। आयरन की रेसिस्टिविटी सपोज 5 है, तो आयरन का इतना छोटा एलिमेंट ले लो, इतना बड़ा ले लो, या पूरी दुनिया के बराबर ले लो, सबके लिए रेसिस्टिविटी कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब समझ आया। मटेरियल प्रॉपर्टी को हम ये भी कहते हैं दोज प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद डायमेंशन। समझ आया? ऐसा भी कह सकते हो। अच्छा, अब सुनना, रेसिस्टिविटी समझ आया। रेसिस्टिविटी को ही हम एक और चीज कहते हैं, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये क्लास 10th के लिए एज अ क्वेश्चन भी आता है, वाई रेसिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और कंपटीशन एग्जाम में, चाहे कोई सा कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पे आता है कि रेसिस्टिविटी को क्या कहते हैं, ऑप्शन में लिखा होता है। समझने की कोशिश करते हैं। R इक्वल टू रो L बाय ए। R फॉर रेसिस्टेंस, L फॉर लेंथ, A फॉर एरिया, ये रेसिस्टिविटी। तो यहां से रो का फॉर्मूला RA बाय L। तो इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ इज 1 मीटर, हम अगर ऐसा मान लेते हैं तो रो बराबर R, यानी कि रेसिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू रेसिस्टेंस अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। नहीं समझ आया? अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब कुछ निश्चित कंडीशन में। और वो कंडीशन क्या है? ये है, रेसिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू रेसिस्टेंस, सो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। दैट इज वेरी सिंपल। अब बात आती है इसकी ऐसा यूनिट की। कंपटीशन एग्जाम में, केवीएस पीआरटी में इसकी यूनिट आ सकती है, और बाकी 10th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। R इक्वल टू रो L बाय ए, तो रो इक्वल टू RA बाय L। आल की यूनिट होती है रोम, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर। 1 मीटर से मीटर गया, रेसिस्टिविटी इक्वल टू ओम मीटर। तो यहाँ की क्लास तक जिसने अच्छे से करा होगा, नेक्स्ट क्लास में अब बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है ना। मैं आपके लिए जो भी कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीखा बहुत मेहनत से, बहुत पैसे लगा के, ठीक है ना। हम गरीब खानदान से थे, गरीब घर से थे, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया और बहुत पैसे खर्च हुए, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। अब मैं ऐसी जगह हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू। लेकिन आपका एक ही काम है, इसे शेयर करना।